जिंदगी में 30 बरस कम नहीं होते। मेरे सामने भोपाल की उन जहरीले दिनों की फिल्म सी चल रही है। तीन दिसंबर की रात हम लोग अच्छे भले सोए थे। तीसरे पहर दम घुटने से नींद खुली। घर के सभी लोग जाग उठे। सभी का एक जैसा हाल, आंखों में जलन, सांसों में घुटन और दम तोड़ते लोग। बाहर निकलकर देखा तो कोहराम मचा हुआ था। चारों तरफ भागते, गिरते और मौत के आगोश में समाते लोग। समय गैस निकली वादन तो बहुत ही कितने लोग कहाँ कितने पड़े रहे। जो जहाँ भागे भाई मर गए, भाई पड़ गए, बिछुड़ गए सबसे एक दूसरे से। जब गैस निकली तो करीबन 2-2:30 बजे के टाइम से लोगों का आवाज़ आई, भागना शुरू हुआ। हम भी भागे अपने बच्चों को लेकर और पूरा मोहल्ला ही भागा। किसी को सही दिशा मिली जहाँ को धुआं नहीं था, कोई अपनी आँखों से नहीं नज़र आ रहा था, तड़प रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे, दम घुट रहा था, तो कोई यहाँ को धुआं था वहीं को भागे। उस रात में ये हुआ है कि रात को करीब लगभग कोई 12:30-1 बजे के आसपास में, रात्रि के समय मध्य रात्रि में हमको बहुत सारा दुर्गंध आया। दुर्गंध आने के बाद में जब हमने घर का दरवाज़ा खोला, हमने देखा भाई मिर्ची कौन जला रहा है। तो उस समय के अंदर में देखा कि पब्लिक में भगदड़ मची है। वो कह रहे थे गैस छूट गया, गैस छूट गया। और हमारे घर परिवार के कोई स्टेशन भागा, कोई बस स्टैंड भागा, कोई बेहोश हो गया। सुबह होते होते 1000 लोग मारे गए। पता चला यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसी थी। हमारे पति सो रहे थे बाहर वाले कमरे में, ऊपर चादर डली थी। हम लोग अंदर बच्चों को लेके सो रहे थे। तो एकदम हमने कहा देखें क्या क्या हल्ला हो रहा। देखा तो वो खुद ही उठ के अंदर खुआ रहे थे। तो हमने किवाड़ खोले, वो अंदर बोले गैस निकली, गैस निकली। कई के जहरीली गैस है। सो सब खांसते रहे, अंदर ये आंसू निकलते रहे बच्चों के, हमारे लड़के के, पति के, आँख माँख मूँचे रहे, मिड़ते रहे। फिर बाहर निकले, देखा कि और बहुत सारे लोग पड़े हैंगे। कोई कहीं भाग गए, कोई कहीं। पर हमारे पति बोले नहीं, कहीं नहीं भागने, अगर जो मरेंगे जिएंगे जैसा भी होगा अंदर ही होगा। हमने ये मंजर देखा कि जब अपने भागने के बाद जब वापस लौटे, हल्का सा उजाला हुआ, तो ये मंजर देखा कि यहाँ पुलिस लाशों को उठा रही थी। नगर निगम के लोग लाशों को उठा रहे थे। कुछ अपने परिवार के एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। महिला से बच्चे, माँ से बच्चे बिछड़ गए थे और पति से पत्नी बिछड़ गई थी। पति से मतलब बहुत बुरा मंजर था। एक दूसरे को ढूंढने में लगे हुए थे। तो कोई जिंदा मिल रहा था, कोई लाशों में तब्दील मिल रहा था। यूं तो पहले भी 2-3 बार इस परदेसी कारखाने से गैस रिसी, मजदूर मरे और बीमार भी हुए, लेकिन मौत का इतना विकराल चेहरा किसी ने नहीं देखा था। 2 दिसंबर के बाद हमारी ज़िंदगी की बर्बादी हुई है। 1984 1 दिसंबर की रात में हम बहुत खुश थे। गरीबी थी, हम इस इलाके में बसे थे, झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे। बहरहाल हमारी ज़िंदगी बहुत खुश थी, हमारे बच्चे बहुत खुश थे। आज हम विधवा होकर बैठ गए, हमारे पति ख़त्म हो गए, हमारी सास ख़त्म हो गई, मेरी माँ कैंसर से ख़त्म हो गई। तो ये उम्र मरने की नहीं होती, मगर MIC की देन ऐसी हुई कि कैंसर, हार्ट जैसी बीमारियों ने जवान जवान मौतों को अपने आगोश में समेट लिया। अगले 2 दिन तक भोपाल की बस्तियां लाशें उगलती रहीं। हजारों लोग भोपाल छोड़कर आसपास के 20 जिलों तक भागे और वहां के अस्पतालों में दम तोड़ते रहे। रेलवे स्टेशन तो लाशों से पट गया था।
स्टेशन अधीक्षक हरीश धुर्वे को सारी रात रेलें निकालनी थी। उन्होंने अनहोनी टालने के लिए कंट्रोल रूम नहीं छोड़ा और शहीद हो गए। बुकिंग क्लर्क खिड़की पर बैठे बैठे चल बसे। एक इंजन ड्राइवर चल बसा। वेटिंग रूम में यात्रियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। तीसरे चौथे दिन तक मरने वाले 3000 से ज्यादा हो गए और पशु पक्षी, पालतू मवेशी तो पूरे भोपाल में अनगिनत थे। उन्हें कौन पूछता? प्रशासन लाशों का क्या करता? कैरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। सरकार और प्रशासन में बैठे आला स्तर के लोग अपनी जान बचाने भोपाल छोड़कर न जाने कहां थे। डॉक्टर बेचारे रात दिन एक कर रहे थे। अनेक डॉक्टर तो खुद इस जहरीली गैस का शिकार बन गए। 4-6 दिन बाद तो सरकारी विमान से दूसरे शहरों के डॉक्टरों को लाया गया और 11 दिसंबर का दिन तो कौन भूल सकता है। 3 दिन तक कार्बाइड कारखाने में बची गैस को नष्ट करने का अभियान चला। इस दौरान स्कूल कॉलेज 10 दिन तक बंद कर दिए गए। करीब 2.5 लाख लोगों को रोडवेज की बसों से भोपाल से बाहर भेज दिया गया। रेलें ठसाठस, छतों पर बैठे लोग, बसों में ठूंस ठूंस कर भरे लोग। हर इंसान भोपाल से भाग जाना चाहता था। 5000 मौतों और 5 लाख लोगों को जिंदगी भर के लिए बीमार बना देने वाले भोपाल में कौन रहना चाहता? भोपाल मरघट बन गया था। यहां तक कि जहरीली गैस के एंटीडोट सोडियम थायोसल्फेट के इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं थे। करीब 500 इंजेक्शन अमेरिका से आए और बड़े अफसरों और नेताओं के घरों में लग गए। हम जैसे गरीबों को कौन पूछता? पूरा महीना भोपाल के बाशिंदों के लिए मातम और मनहूसियत का था। आज भी उस दौर को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं वक्त के साथ हर घाव भर जाता है, लेकिन यूनियन कार्बाइड ने जो घाव दिया है वो सैकड़ों साल तक हरा होता रहेगा। लोग गुस्से का इजहार करेंगे और थक हार कर अपनी नियति को कोसेंगे। बीते 30 साल जिंदगी किस तरह कटी ये हम लोग ही जानते हैं। जहरीली गैस अब तक 25,000 से ज्यादा की बलि ले चुकी है। करीब 6 लाख लोग आज भी अपने भीतर जहर के असर से तमाम बीमारियां समेटे जिए जा रहे हैं। आप हालात को कभी नहीं समझ पाएंगे। जरा कल्पना करें एक ऐसे शहर की जिसमें लाखों लोग जिंदा लाशों की तरह जी रहे हैं। गैस ने आंखों से रोशनी छीन ली, फेफड़े खराब हो गए, गुर्दे बेकार हो गए। उम्र भर के लिए कई कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया हो। लोग रोजी रोटी के लिए हाथ पैर चलाने से भी लाचार हों और संतोषजनक इलाज ना मिल रहा हो तो आप उस तकलीफ का अनुमान लगा पाएंगे? शायद कभी नहीं।
निष्पत्ति खाए खाए के दवाई दे रहा है। जी हमारे अम्मा, जी हमारे काका, जी हमारे बहन, जी हमारे बाप, जी हमारे चाचा, जी हमारे भैया। जाओ ढग मनाओ, तुम लाइन में लगी रहो, पर्चे बनाते रहो, लाइन में लगी रहो। दवाई लेवे जाओ, डॉक्टर दिखाए बेको, वहाँ लाइन में लगी रहो। फिर दवाई लेवे जाओ, वहाँ लाइन में लगी रहो। मिल तो जाती है दवाई ना। 2 गोली पकड़ाए दाई, ये तो सबने खांसी को दवाई दे दाई। जाओ और जे दवाई बाप में मेडिकल में तो ले लियो। भाई बाप को का बाप कमाई के धर गई तामे तो ले हम मजदूरी बारी आदमी। एक दिन मजदूरी लगी, 1 महीना बैठी। ये अभी जो पड़ी हुई हैं, ये इतनी अच्छी जिंदगी में जी रहे थे हम लोग, और इतनी अच्छी थी। आज इनकी हालत ये हो गई कि ना वो मुंह से बोलती हैं, ना वो खाने का कहती हैं, ना वो पीने का कहती हैं। अगर परिवार वाले अगर हम लोग खिला दें पिला दें तो खा लेते हैं। ऑटो चलाने के बाद ये धीरे धीरे थोड़ी खुजाल चली। मैं इलाज भी करवाया मैंने, उससे भी कोई आराम नहीं मिला मेरे को। उसके बाद ज़्यादा ही हो गई, उसके बाद बहुत ज़्यादा सूजन आ गई तो अस्पताल में ही भर्ती रहा। फिर भी कोई वो नहीं रहा, मेरे को आराम कहीं से नहीं मिला। डॉक्टर ये दवाई दे देते थे, जाओ थोड़ा मेडिकल करके आप ठीक हो जाओगे, मेडिकल करके ठीक हो जाओगे, तो छुट्टी दे देते थे। काज करते करते मेरे को ये आज 20-22 साल हो जा रही है। जो प्राइमरी इंजरी हुई वो फेफड़ों में हुई, और फेफड़ों में जो लोग गैस त्रासदी से बचे उनमें एक्यूट इंजरी हील होकर अब क्रॉनिक इंजरी की शेप में है। तो ज़्यादातर जो परेशानी हो रही है वो लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने में लगभग 80% जो है मज़दूर हैं जिनका काम मेहनत मशक्क़त करना है। सांस के रोग होने की वजह से वो लोग उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। आँख में रोग होने से बहुत ही कारीगरी के काम लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ मरीज़ मेरे पास ऐसे हैं जो कि उस पास की लोकेलिटी के हैं जहाँ पर गैस का रिसाव हुआ था, और उनमें यह पाया गया है कि उनकी जो सांस जो दम फूलना है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा रहा है। तो हो सकता है कि MIC गैस का जो एक्सपोज़र उनको रहा है, जिसकी वजह से उनके लंग्स के फंक्शन हैं वो कम हुए हैं काफ़ी, और उसके अलावा उनको COPD बीमारी हो गई है, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा लंग को नुकसान पहुंचा है, और इसीलिए वो सांस की बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित हैं। और कई सालों से लगातार पिछले 8 वर्षों से मैं देख रहा हूं, वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार वो अस्पताल में भर्ती होते हैं। जहर भरी गैस एक रात रिसी और उसने पीढ़ियां बर्बाद कर दी। जो बच्चे इस हादसे के बाद पैदा हुए वो भी स्वस्थ नहीं थे। गैस उन्हें जन्म से पहले ही अपाहिज बना चुकी थी। ये बच्चे अभी भी अपनी मुर्दा जवानी को ढो रहे हैं। इनको डॉक्टरों ने मना कर दिया, कहना कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका दिमाग कम है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये अच्छा नहीं होगा। इसे आप क्या कहेंगे कि इन बच्चों के भी जो बच्चे हो रहे हैं, गैस उन पर भी असर दिखा रही है। कोई नहीं जानता आने वाली कितनी नस्लें अभी उस अपराध की सजा भुगतेंगी जो उन्होंने किया ही नहीं। हमारे लोकतंत्र का ये भी एक चेहरा है। हमने अपने बेटे को 4 साल का बिस्तर में छोड़ा। आज वो जवान है, उसकी शादी हो गई है, मगर उसका बचपना खो गया। कभी उसने अपने स्कूल का मुंह नहीं देखा। वो 8 साल भर्ती रहा। 26 साल की आयु में मैंने गेस्ट लड़की से जब उसकी शादी करी तो उसके यहाँ बेटी विकलांग पैदा हुई। आज मेरी पोती 19 नवंबर को 7 साल की हो गई। वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, ना मुंह से बोलती है, ना लेटरिन बाथरूम का कहती, ना खाने का कहती। 30 साल का वक्त गुजर गया। सरकार को पता था, अच्छी तरह से पता था कि यूनियन कार्बाइड की गैस जो MIC लगी है ये 2 और 3 पीढ़ियों तक जाएगी, और अब तो ऐसा लगता है शायद 4थी पीढ़ी में भी जाएगी, क्योंकि अभी इतने बच्चे छोटे छोटे 30 साल बाद आ रहे हैं, तो शायद ये बच्चे बड़े हों तो इनके भी विकलांगता बच्चे पैदा हों। यूं तो पैसा या कोई भी मुआवजा जिंदगी की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन मुआवजे के नाम पर पीड़ितों को सबने ठगा है। हुकूमत कार्बाइड की पैरोकार नजर आती थी। जी हमें जैसे 3 बाल बच्चे मारे गए, 3 बाल बच्चे ने को अच्छी पैसा दे तो हमें पैसा दे,
हमें दूर पिरानी को जिंदगी कट जाए, अन्य तो हमें पैसा नहीं दे, हमें बाल बच्चे वापिस दे दे और मैं कुछ नहीं चाहिए। आज हमें बाल बच्चे होती, हमें आज किराए को मकान को पैसा नहीं दे पाओ तो ये तो मैं जुगी डालता फेंकता ही, हम बीमार रहा तो मुझे गैस लगी है, मैं एक तो गाड़ी नहीं उठा पाओ तो हम क्या करूँ, कहाँ से खाएं। सरकार ने सिर्फ इतना मदद करा है कि हमें 1 साल तक 1 यूनिट पे 3 किलो गल्ला दिया। उसमें ही अगर 3 किलो गल्ला कहीं इंसान महीने भर में खाएगा, ये सिर्फ ये मदद हुई है हमारी सरकार की तरफ से। हम दोनों सरकारों से ये चाहते हैं कि कई सरकारें 30 साल में आई और गईं, अभी की सरकार से हम ये चाहते हैं कि पहले कभी कांग्रेस कभी भाजपा, तो हमें इसी तरह से फुटबॉल बनाया। नहीं देखिए, एंडरसन तो एक ही आदमी है, लेकिन अब तक 30 साल के बाद ओनली 7 ऑफिशियल्स, वो भी इंडियन ऑफिशियल्स को कन्विक्ट किया गया है। डाउ केमिकल्स अभी भी है, यूनियन कार्बाइड अभी भी है। तो न्याय जब हम बोलते हैं वो डाउ और यूनियन कार्बाइड की न्याय है। वॉरेन एंडरसन अकेले कंपनी नहीं चला रहे थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर इन यूनियन कार्बाइड एंड डाउ। सो कॉम्पनसेशन के लिए डाउ हैज टू पे, नो क्लीनिंग अप दिस साइट, डाउ हैज टू पे। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय जस्टिस। जब गैस पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो उन्होंने सीधे अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो 1989 में उनसे ये हक भी छीन लिया गया। एक कानूनी फरमान जारी हुआ कि गैस पीड़ित कोई कानूनी कार्रवाई कारखाने के खिलाफ नहीं कर सकते। ये काम सरकार ही करेगी जो खुद अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी। सरकार ने तय किया कि यूनियन कार्बाइड $470 मिलियन मुआवजा देगा। बदले में उसके खिलाफ लापरवाही से हत्या करने का मामला खत्म कर दिया जाएगा। इस पर अदालती मुहर भी लग गई। The problem is that neither the Bhopal government, the Madhya Pradesh government here in Bhopal, or the central government in Delhi, neither of them have got to grips with what is a great tragedy. Over the 30 years it's been pushed aside, partly no doubt because of worry about American companies not wanting to invest in India if Union Carbide, now Dow Chemical, is given a hard time, and partly because of the inertia in the government system. मुआवजा जब तय हुआ तो डॉलर का मूल्य था 16 रुपए, और जब 5 लाख से ज्यादा लोगों को वर्षों बाद ये मुआवजा मिला तो डॉलर का मूल्य बढ़ गया था। एक पीड़ित को बमुश्किल 25,000 रुपए मिले। जो जस्टिस है, जो न्याय है, इन लोगों को मिलनी चाहिए। और दूसरी ये है कि कॉम्पनसेशन जो मिलना चाहिए वो भी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत कम लोग का डेथ्स का अकाउंट हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली आप यहाँ लोगों से पूछिए, इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड से 20,000 लोग से ज़्यादा मर चुके हैं। तो ये ठीक से आंकड़े ठीक करनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, और बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट और ये जो कंटामिनेशन हुआ है उसका क्लीन अप होनी चाहिए। और आप जानते हैं कारखाने पर इसका कितना बोझ पड़ा? एक शेयर होल्डर पर केवल $0.50, यानी सिर्फ 8 रुपए। हमारे लोकतंत्र की दुहाई देने वालों का एक घिनौना चेहरा। हर साल भोपाल दिखाता है दिसंबर में एक नपुंसक गुस्सा। लोग चीखते हैं सड़कों पर, न कारखाने में तूती की आवाज खो जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक इंसानी त्रासदी के शिकार लोग कीड़े मकोड़े की तरह सुलूक पाते रहे। जब उनसे कानूनी लड़ाई का हक भी छीन लिया गया तो गैस पीड़ित कराह उठे।
यही नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत ने 1989 में सारे अपराधियों के खिलाफ फौजदारी मामले बंद कर दिए। I think that 30 years of 30s is too much to have justice for this tragedy. I think that the Indian government should start now to have more relations with the United States government to ask something back from the Union Carbide that today is called Dow Chemical. अवाम ने इस फैसले को चुनौती दी तो फिर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। कार्बाइड के चेयरमैन वारेन एंडरसन और उनके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ ये मुकदमा शुरू हुआ और एक भद्दा मजाक पीड़ितों के साथ। शायद उन दिनों ये हुकूमत कार्बाइड के एक शेयर होल्डर की तरह बर्ताव कर रही थी। 1996 में वारेन एंडरसन और अन्य मुजरिमों के खिलाफ लगी सख्त धारा 304B को बदलकर 304A कर दिया गया। यानी पहले की धारा में अपराधियों को 10 साल तक की कैद होती तो अब नई धारा में उन्हें सिर्फ 2 साल की सजा होनी थी। 2010 में सुनाए गए इस फैसले में फौरन ही अपराधियों को जमानत दे दी गई। जुर्माने की रकम सुनेंगे तो आप तय नहीं कर पाएंगे हंसें या रोएं। ये जुर्माना था सिर्फ 250 रुपए से लेकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक। अपराधियों में से एक वारेन एंडरसन तक तो हमारी पुलिस या कोई अदालत नहीं पहुंच पाई। अपनी भरपूर जिंदगी जीने के बाद पिछले दिनों एंडरसन इस दुनिया से कूच कर गया। एंडरसन का तो कोई कुछ कर नहीं सका। 30 साल के बाद वो मर गया। 1 महीने 2 महीने के बाद हम लोगों को पता चला, ताकि वो लाखों को घायल करके हजारों को मौत की नींद सुला के और वो चला गया। मगर दोनों सरकारों के इतना निकम्मापन रहा गैस पुलिसों के साथ कि उसको एक बार भी ना तो कोर्ट में पेश कर सके। उस जालिम, उस जल्लाद को तो जेल के अंदर मरना था। बाकी अपराधियों ने अपनी नाम मात्र की 2 साल की सजा के खिलाफ अपील की है। उन्हें उम्मीद है कि इससे भी उन्हें माफी मिल जाएगी। एंडरसन अमेरिका से बैठकर ठेंगर दिखाता रहा और इस दुनिया से भी चला गया। हमारे न्यायालय ने उसको 1992 में उसके खिलाफ वारंट जारी किया और आज तक उसकी मृत्यु के पूर्व तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और अभी भी 7 से अधिक ऐसे आरोपी हैं जिनको पनिशमेंट होना है, लेकिन सरकार की तरफ से अधिक उदासीनता है। This is the most important industrial disaster, and the United States had paid nothing to help the population, victims, and their families. I think that this anniversary could be very important. First of all, it's the first anniversary without the President Warren Anderson, that is dead last month. But I think that after this anniversary, the time is running out. जहरीली गैस के शिकार लोगों के लिए इसके बाद ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटाने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाएगा। हाँ, वो हत्यारा कारखाना आज भी शान से अपना सर उठाए भोपाल में खड़ा है। 3 दशक बीत गए, अपने आप में दोनों सरकारों के लिए बहुत शर्मनाक है। और 3 दशक में अब तक ना लोगों को मुआवजा हुआ पर्याप्त, ना लोगों की चिकित्सा व्यवस्था हुई, ना इस पर रिसर्च हुआ, ना पनिशमेंट हुआ। 30 सालों में आज भी ऐसे लोग हैं जो गैस की वजह से अलग अलग बीमारियों को झेल रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उन लोगों के मारे जाने की दौलत है कि आज एक भी इंसान और एक भी कंपनी को कोई सज़ा नहीं हुई है। 5,74,000 से ज़्यादा गैस पीड़ित हैं जिनका आज तक गैस राहत अस्पतालों में मालूम नहीं है कि सही इलाज कैसे दिया जाए। बाहर से आने वालों के लिए, सैलानियों के लिए अब यूनियन कार्बाइड एक पर्यटन स्थल है।
कारखाने के इर्द गिर्द जहरीले रसायन और रासायनिक कचरा अभी भी मौजूद है। थोड़ा नहीं, पूरा 345 टन। भोपाल का लगभग 60% लोग इससे प्रभावित हैं। अभी आप ये मान लें कि करीब 7 लाख लोग, करीब 12 लाख में से 7 लाख लोग प्रभावित हैं। यूनियन कार्बाइड के पीछे 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जहां पर उनका भूजल प्रभावित है। उनके पानी में ऐसे रसायन हैं जिसकी वजह से गुर्दे, जिगर, मानसिक समस्याएं और बच्चों के अंदर जन्मजात विकृतियां पैदा हो रही हैं। कुल मिला के देखें तो लोगों को मारने, लोगों को बेहाल करने, उनके पानी मिट्टी में जहर घोलने और पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए आज तक ना तो किसी कंपनी ना किसी अधिकारी को सज़ा हुई है। आसपास की मिट्टी और वहां का पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। मजबूरन लोग वहां सब्जियां उगा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं। रोज मर कर जीना शायद इसी को कहते हैं। साल के बाद भी हमारा वही मंजर याद आता है, हमें वही रात याद आती है, वही बर्बादी हमारे आंखों में झूलती है कि हम अपने आप को नहीं रोक पाते। अगर गुस्सा कुदरत का होता तो लोग उसे मंजूर भी कर लेते, लेकिन भोपाल के गैस पीड़ित इसे कैसे मंजूर करें? उनकी लड़ाई जारी है। हालांकि उन्हें पता है कि बाजी वो हार चुके हैं, पर अगर ये तय हो जाए कि देश में अब कोई दूसरा इस तरह का हादसा नहीं होगा, तो हार में भी जीत का संतोष है।